मन की बात कहूँ भी तो कब। आपके पास मेरे लिए समय ही कहाँ है। जब से तुम्हारे साथ मन की डोर बांधी है तभी से इस दर्द को सहना मुश्किल हो रहा है। इधर तुम नहीं सुन रहे हो और उधर मन अपने पापा की ओर भी खिंचा चला जा रहा है। अब बताओ तो मैं इस मन का क्या करूं। सावन आता है तो न जाने एक अजीब सा दर्द उठने लगता है। मैं चाहती हूँ तुम भी उसे महसूस करो। काश तुम मुझे थोड़ा सा समय दे पाते। मुझे अपना गांव, अपना घर, गलियां, सखियां सभी बहुत याद आते हैं। मन करता है मानो काश वो दिन लौट आते, वो सावन लौट आता, वो मस्ती भरी ठिठोली लौट आती। मन तुझे ये आखिर हो क्या रहा है। अब तो मेरा घर यही है, लेकिन अब की सावन यदि ये भी साथ चलते तो कितना अच्छा होता। हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन ये सुनेंगे कहाँ। इन्हें समझाना भी आसान थोड़े ही है। खिड़की से सटकर बैठी राधिका के आंसू गिरने लगे तो उसने अपने दुपट्टे से उन्हें पोंछ दिया। ठंडी सी सांस लेकर बुदबुदाई, ये संसार भी ऐसा क्यों है, ये नियम भी इसी तरह क्यों बनाए गए हैं। कितने अच्छे थे वो दिन जब पिताजी सावन के आने से पहले ही घर के आंगन में पेड़ पर मोटा रस्सा डालकर झूला बना दिया करते थे। झूलने के लिए सहेलियों में बारी लगती, लेकिन मुझे झूलने से अधिक उन्हें हंसता देखना पसंद था। तब मेरे पिताजी रामस्वरूप पंत का आंगन कितना खिला हुआ रहता था। आज भी उस आंगन में झूला तो पड़ता है, लेकिन मैं उस सुख से कोसों दूर आ चुकी हूँ। अब मन का गुब्बार आंसुओं के राह निकलने लगा। सिसकियों ने सूने घर का सन्नाटा भेद दिया। मन के मनन में घर, प्रकृति और जीवन चलते। राधिका 2 साल पहले ही ब्याह कर अपने गांव अमनपुर से हजारों कोस दूर शहर आ बसी थी। विवेक की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी थी। बड़े पद पर होने के कारण वो राधिका को कम ही समय दे पाता था। 2 ही साल में हंसती खिलखिलाती राधिका का मन सवालों से पट चुका था। सवाल अब जुबान से नहीं बल्कि आंखों से बयां होने लगे थे। विवेक शाम को जब घर आया, उसकी नज़र राधिका के चेहरे पर गई। देखते ही बोला, अरे आज ही हमारे घर के चांद को आखिर क्या हुआ है। इसकी चमक आखिर कहाँ खो गई है। राधिका कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप रसोई में चली गई। कुछ देर बाद विवेक उसके पास पहुंचा। बालों की एक लट बार बार अपनी हद से बाहर आकर राधिका को छेड़ रही थी। विवेक से रहा नहीं गया। उसने बाल की उस लट को अपने हाथों राधिका के कान के पीछे ये कहते हुए दबा दिया, अजी आप तो पूरे समय हमारे इस चांद को देखते रहते हो। थोड़ा सा समय मिलता है, उसे तो हमारे लिए छोड़ दिया करो। बात सुनकर राधिका लज्जा गई और खिड़की के बाहर देखती हुई सब्जी काटने लगी, लेकिन कुछ नहीं बोली। इस एकांकीपन का कोई हल नहीं है। राधिका बोली, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, लेकिन इतनी इच्छा अवश्य ही रहती है कि दिन में भले ही आधा घंटा या 15 मिनट आप पूरी तरह हमारे होकर हमारे पास बैठ जाया करो। हम अपने मन की पीड़ा का साझीदार बनाए भी तो किसे। विवेक ने कहा, बताओ, मैं आज तुम्हारी मन की बात सुनना चाहता हूँ। राधिका का चेहरा चमक उठा। उसे लगा जैसे उस एक पल में ढेर सारी खुशियाँ मिल गई। वो जल्दी से भोजन बनाने में जुट गई। भोजन करने के बाद जैसे ही वो अपनी बात कहने के लिए तैयार हुई, उसी समय विवेक के मोबाइल पर कॉल आया। कॉल के आया पूरा आधा घंटा वो सर, जी सर, यस सर, नो सर, राइट सर जैसे ही शब्द बोलते रहे। राधिका इतना तो समझ ही चुकी थी कि वो विवेक के बॉस का ही कॉल था। वह अपनी बात कहने का इंतजार करने लगी और सोफे पर जा बैठी। कई बार लगा जैसे अब बात खत्म हो रही है। वो अंदर ही अंदर तैयार होती, लेकिन जब मोबाइल पर बातें लय में आती तो राधिका का उत्साह टूटकर बिखर जाता। मोबाइल पर बात पूरी हुई तो विवेक ने हड़बड़ाहट में लैपटॉप ऑन किया और राधिका से बोला, 1 कप कॉफ़ी बना दो प्लीज़, बहुत ही बड़ा काम मेरे बॉस ने सौंपा है। राधिका ठंडी सांस लेकर उठी और रसोई में पहुंचकर कॉफ़ी बनाने में जुट गई। काम खत्म होने का इंतजार करते करते वो सोफे पर ही सो गई।
रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। विवेक की नज़र राधिका के चेहरे पर पड़ी। उसे याद आया वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन समय पर नज़र डाली तो वो परेशान हो उठा। जल्दी से लैपटॉप का स्विच ऑफ कर वो राधिका को जगाने के लिए आगे बढ़ा। तभी गहरी नींद में वो बड़बड़ाने लगी, मुझे पता था तुम्हारे पास मेरी बात के लिए समय ही नहीं है। ऐसे ही एक एक दिन, साल और फिर जीवन कट जाएगा, मेरी तो तुम सुनोगे ही नहीं। कहते कहते वो खामोश हो गई। विवेक को इस बात का एहसास होने लगा था कि राधिका का ये एकांकीपन आने वाले समय की बड़ी गहरी पीड़ा बनकर उभर सकता है। उसने तय किया कि अगले दिन वो शाम को ऑफिस से लौटने के बाद सबसे पहले राधिका के मन की बात ही सुनेगा, फिर भले ही बॉस का ही कॉल क्यों ना आए। रात बीत गई। अगला दिन उसी तरह सवाल का शोर और जवाब का सन्नाटा लिए हुए निकला। राधिका खामोश थी, वो अपने काम में जुटी थी। विवेक ने कहा, राधिका, आज शाम में तुम्हारी बात अवश्य ही सुनूंगा, प्लीज़ बुरा मत मानना। राधिका के मन में एक और उम्मीद जागी। वो पूरा दिन उस शाम वाले समय की राह देखती रही। आखिर विवेक लौटे तो उसने दौड़कर हाथ से बैग ले लिया। बिना कुछ कहे हाथ में कॉफ़ी का बड़ा वाला कप भी थमा दिया। इससे पहले कि तुम्हारे बॉस का कॉल आ जाए, तुम मेरे मन की बात सुन लो ना प्लीज़। विवेक बोला, चलो ये मोबाइल कर लिए स्विच ऑफ, आज हम आपके ही मन की सुनेंगे। कॉफ़ी की चुस्कियों के बीच शायद पहली बार विवेक को महसूस हुआ कि राधिका का मन कितना निर्मल है। वो बोल पड़ी, आप नहीं जानते, लेकिन जब भी ये सावन का महीना आता है, मुझे अपना गांव बहुत ही याद आने लगता है। ये बूंदें और भीगा सा मौसम मुझे अंदर ही अंदर अपने बचपन की ओर खींचता है। कहता है चल एक बार फिर अपने पापा के आंगन की ओर चल। वो आंगन जहाँ बारिश की बूंदों के बीच एक बड़ा सा झूला, अपने लोगों के मीठे से बोल, अम्बा बुआ के वो गीत जो रह रह कर मुझे याद आते हैं, और वो सहेलियाँ। फोन में रश्मि और सुनीति अक्सर मेरी ही बात को सही मानते हुए दूसरी सहेलियों से लड़ लिया करती थी। पता है विवेक, एक बार जब पिताजी सावन में झूला नहीं डाल पाए तो मैं अपनी सहेलियों के साथ घर के बाहर ओटले पर रूठ कर बैठ गई थी। पिताजी ने हमसे कारण भी कहाँ पूछा, वो तो चुपचाप बाजू वाले रहमत चाचा के साथ कब पेड़ पर झूला टांगा पता ही नहीं चला। हमने पलट कर देखा तो अम्बा बुआ झूल रही थी। हम सभी दौड़कर वहाँ पहुँची और बुआ को झूले से उतार दिया। बहुत याद आता है विवेक, मैं कैसे उन ढेर सारे दिनों को भुला दूँ। वो मेरे बचपन की अमूल्य निधि हैं। तुम्हें पता है सावन में हमारे गांव में कई जगह झूले पड़ते, और वो गुइयाँ है ना जो शादी पर तुम्हारी वरमाला से छेड़छाड़ कर रही थी, अरे वही मोटी सी। एक बार वो मुझे झुला रही थी और ऐसी फिसली कि कूल्हे की हड्डी ही खिसक गई। विवेक खामोशी से राधिका को देख रहा था, सुन रहा था, और उससे भी कहीं अधिक उसे महसूस कर रहा था। बात करते करते वो रो पड़ी। आखिर ये रिश्ते ऐसे क्यों हैं? क्यों हम जिससे विवाह करते हैं वो हमें अपनों से, अपनी यादों से कोसों दूर खींच कर ले जाता है? क्यों हमें बड़े होने पर वो बारिश के मस्ती भरे दिन नहीं मिलते? क्यों वो झूलों की मस्ती बचपन के साथ ही लौट जाती है? क्यों मुझे ये एकांकीपन इतना सताता है? विवेक ने राधिका के सर पर स्नेह से हाथ फेरा। मैं आज तुम्हारा ये एकदम नया चेहरा देख रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि बचपन यादों से सजा हुआ है, तो उसे भुला देना आसान नहीं होता। लेकिन जीवन की एक कड़वी सच्चाई ये भी तो है कि केवल भावनाओं के सागर में हिलोरे लेने से जीवन नहीं चलता। हकीकत का धरातल बेहद सख्त होता है, पथरीला होता है, जहाँ हर पल ठोकर लगने का डर बना रहता है। एक भागम भाग सी लगी है, पीछे वाले की नज़र तुम पर ही टिकी है, वो तुम्हें गिराकर आगे बढ़ना चाहता है। मैं नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों, हजारों रोज इसी तरह आपाधारी वाला जीवन जी रहे हैं।
पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और वो कड़ी मेहनत के बाद ही मिल पाता है। तुम जिस दुनिया की बात कर रही हो वो बेहद खूबसूरत है, लेकिन वहाँ रहकर जिंदगी तो नहीं बिताई जा सकती। राधिका बोली, हमेशा बाबा की बात याद आती है। वो कहते थे कि ये यूं सावन हमेशा थोड़े ही बरसने वाला है, ये बारिशें यूं ही थोड़े होती रहेंगी, ये मौसम भी थक गया है बिटिया इस असंतुलन में। जब तक सावन है उसका मान करो, उन बारिश की बूंदों को मन में, विचारों में, एहसासों में गहरे उतार लो। बाद में जीवन कैसा हो किसे पता। बारिश हो ही ना, मौसम यूं ही सूखा बीत जाए, तब न झूले होंगे और न ही बचपन। ऐसे में बचपन की यादें तो कतई नहीं होंगी, वो भी धरती की दरारों की तरह भय ही पैदा करेंगी। विवेक, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं वही जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मेरे लिए अब तुम सबसे पहले हो, बाद में पिता का घर। सावन का ये महीना मेरे जीवन की एक बड़ी कमजोरी रहा है। मैं अपने आप को चाहकर भी समझा नहीं पा रही हूँ। विवेक बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? राधिका बोली, सावन के कुछ दिन तुम मेरे साथ उन पलों को जीकर तो देखो। मेरा मन गांव जाने को कर रहा है, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहती। तुम साथ चलोगे तो यकीन मानो, अब कि ये सावन मेरे जीवन में मुझे वो दे जाएगा जो अब तक नहीं मिल पाया, जिसके लिए हम सहेलियां हमेशा एक दूसरे को चिढ़ाती रहती थी। और मैं हमेशा ये दावा करती थी कि मैं अपने पति के साथ इस माहौल को जीकर दिखाऊंगी। विवेक ने कहा, राधिका, तुम्हें मैं यूं ही चांद थोड़े ही कहता हूँ। तुम्हारे चेहरे पर विचारों का ये उतरना और चढ़ना मैं भली भांति महसूस कर सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, अब कि हम गांव अवश्य ही जाएंगे और ये वो दिन होंगे जिन्हें मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पसंद के अनुसार जीना चाहूँगा। राधिका इतनी खुश हुई कि विवेक से लिपट गई। उसने खिड़की के बाहर से झांक रही पेड़ की लिपटी बेल की ओर आंखें मटकाई और खिड़की बंद कर दी। शेष अगले एपिसोड में देखिए, क्या राधिका अपने गांव जा पाएगी? क्या वो अपने पिता से मिल पाएगी? क्या विवेक उसके साथ जा पाएगा? जानने के लिए देखिए अब के सावन में का अगला एपिसोड।